चला था कि मैं वो सेशन रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, मुझे बिल्कुल एंड पे पता चला था। तो वो वीडियो मिस हो गई हुई है, तो इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूँगी। लेकिन जो पिछली वाली है वो फिर थोड़ा आराम से रिकॉर्ड करके, कल वीकेंड है तो कल फिर इंडिविजुअली रिकॉर्ड करके विदाउट अ जूम सेशन फिर मैं अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, तो आज का गोल है 301 टू 350। तो स्टार्टिंग का तो एमसीक्यू बहुत इजी रिपीटेड एक थीम वाला है कि डिपिकोलिनिक एसिड इज़ अ कैल्शियम किलेटर फाउंड ओनली इन क्या। तो हम लोगों ने इस एमसीक्यू के बड़े वेरिएंट्स कवर किए हैं, जैसे हम कहते थे कि स्पोर्स में ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से वो इतने ढीट हैं और इतने हीट रेजिस्टेंट और इतने ऑल केमिकल रेजिस्टेंट, क्या क्यों वो इतने स्पेशल हैं। तो उसमें हम टिक किया करते थे कि डिपिकोलिनिक एसिड। और हम लोगों ने इसमें क्या लाइन याद की थी लेविंसन की, हमने कहा था कि जो स्पोर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जो आउटर लेयर है वो डिपिकोलिनिक एसिड की कंपोज्ड होती है, जो कि एक बेसिकली कैल्शियम आयन किलेटर होता है और वो किसी भी चीज़ को तबाहियाँ नहीं मचाने देता। तो इसीलिए स्पोर्स इतने रेजिस्टेंट होते हैं, हर जगह गंदी से भी गंदी जगह मिट्टी शिट्टी में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक और कॉमन एमसीक्यू, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस इज सीन इन इन्फेक्शन विद। अच्छा, जो डॉक्टर मोहिब अकरम ने बड़े मज़े की एक बात बताई थी कि एक बहुत सिंपल सा है नेमोनिक, एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है इनको याद करने की, बस अगर हम कुछ लाइनों का रट्टा लगा लें। हमने बात की थी कि जब भी विरिडांस की बात होगी तो डेंटल एक्सट्रैक्शन की बात होगी कि डेंटल एक्सट्रैक्शन उसने कराई, उसके बाद उसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस हो गया। और यस के इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की क्या बात होगी कि उसने कि वो तो आईवी ड्रग अब्यूज़र था, उसके बाद उसको एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस डेवलप हो गया। अगर होगा प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व, तो प्रोस्थेटिक में हम लोगों ने क्या कहा था कि जब भी कोई चीज़ प्रोस्थेटिक डल जाए तो उसमें एपिडर्माइटिस की बात कर देनी है। अच्छा, फिर एक और के कोलोरेक्टल कैंसर है अंकल को, और अंकल हैं ओल्ड एज वाले बाबा जी हैं। ठीक है, तो इनको हमने बात की थी कि स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस हो की वजह से एंडोकार्डिटिस हो, गैलोलिटिकस या बोबस, ये दोनों इसी के नाम है। ठीक है, एक और बड़ा पॉपुलर बंदा है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कराता है, लेकिन उसके लिए ना कोई एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं, वो मतलब एक स्पेशल उसमें कैच पॉइंट ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी बीमारियों में प्लीज़ पता हो। हम लोग कहते हैं कि एंटेरोकोकस हम लोगों ने प्रीवियसली एज कैटलेज नेगेटिव जीपीसीज किसमें पढ़ा था, जो हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, और ओल्ड अंकल जी थे उस एमसीक्यू में भी। तो अब देखें, प्रोटीज मिराबिलिस ये तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कराने से रहा, ई कोलाई बेचारा तो यूटीआई कराए पहले, फिर वो हार्ट की तरफ जाए। सेम विद स्टाफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस, इसने भी यूरिथ्रा को ही पसंद करना है, इसे तो इधर उधर नहीं जाना। तो अगर हम रूल आउट भी करके बनाते हैं तो हमारा एंटेरोकोकस फीशियम ही बनता। ओरिजिनल की में ना ये गलत हुआ हुआ था, आई थिंक ए था या बी हुआ हुआ था, लेकिन नहीं, एंटेरोकोकस आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कराता है। अच्छा, इसमें ना एक बात माइक्रो वालों के लिए प्लीज़ माइक्रो वाले प्लीज़ ये बहुत अच्छा सुन लें कि जब भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की बात होगी ना एंटेरोकोकस से रिलेटेड, तो अब देखें जो एंटेरोकोकस की इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है उसमें तो वो है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कौन सी दवाइयाँ होती हैं? जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये सारे सिन वाली दवाइयाँ। ठीक है, अमीकासिन। तो एंटेरोकोकस में तो इन दवाइयों की इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है, यानी ये दवाइयाँ इसमें नहीं काम करती। बट वो जैसे गंदी बीमारियाँ हो जाती है ना, जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो जाता है, तो फिर किताब आपको इजाज़त देती है कि यार आप क्या करो, आप एक पेनिसिलिन लगाओ, पेनिसिलिन के साथ आप कॉम्बिनेशन में जेंटामाइसिन दे दो। अब इससे होगा क्या, जो बेसिकली एंटेरोकोकस था ना, एंटेरोकोकस का मसला ये था कि उसके अंदर घुसती नहीं थी जेंटामाइसिन, तो इसीलिए जब से एंटेरोकोकस पैदा हुआ जेंटामाइसिन से वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट था। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, आप पेनिसिलिन दोगे जो कि इस सेल वॉल को ही तोड़ देगा, जिसने एंट्री का मसला रोका हुआ था। इसने सेल वॉल तोड़ दी तो ये आराम से अंदर घुस गया और इसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर सिनर्जिस्टिक एक्शन शो किया। ठीक है, तो ये वाले प्लीज़ माइक्रो वाले लोग याद रखें कि जब जेंटामाइसिन इन कॉम्बिनेशन विद अ सेल वॉल इनहिबिटिंग एजेंट दी जाए तो फिर इन बीमारियां लाइक इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, बैक्टीरिया ड्यू टू एंटेरोकोकस बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखा जाता है। अच्छा जी, फिर इन अ टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल के बड़े हमने एमसीक्यू देखे हमें। स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड किस फेज में, क्या मतलब बस अब ऑल ओके है, सब घर कोई चिल कर रहा है, एवरीथिंग इज न्यूट्रल, कोई पैदाइश के सिलसिले में बहुत रैपिडली ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब एवरीथिंग इज ऑल चिल। तो ये कौन सा स्टेज था? अच्छा, इस हमने बात की थी एक लैग फेज होता है, लॉग, स्टेशनरी और डेथ। तो लैग में क्या था कि अभी इतना न्यूट्रिशन भी बस मतलब न्यूट्रिशन है तो सही, बट अभी बैक्टीरिया बहुत कम है, अभी वो यूज़ करना अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, अभी मतलब थोड़ा वो नए जगह पे थोड़े डरे हैं, ऐसे कर लें। तो लैग फेज में मतलब अभी बस इतना कोई रैपिड स्टीप हिल नहीं गई।
जबकि जो भी लॉग फेज तो उसमें रैपिडली बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, रैपिडली न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या होना शुरू हो जाएगा कि न्यूट्रिशन तो इधर बहुत रैपिडली यूज़ हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता होना थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो जितने बैक्टीरिया बन गए हैं दैट विल बी इक्वल टू जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला फेज होगा स्टेशनरी वाला। और आखिर फिर होगा डेथ वाला, कि जिसमें न्यूट्रिशन अब खत्म होना शुरू हो गया और बैक्टीरिया तो अब बहुत ज़्यादा है, तो अब बस डेथ हो रही है, ठीक है, खाना सारा खत्म हो गया। तो यही कि स्टेडी स्टेट कब अचीव हो गया चिल वाला सीन, जब स्टेशनरी फेज था, ठीक है, सी वाला। और हमने क्या बात की थी, एक और एमसीक्यू क्या किया था ग्रोथ साइकिल का, कि एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन किस फेज पे ऐड कर रही हैं, तो वो था लॉग फेज पे, जब रैपिडली ग्रोथ हो रही है, जब सेल वॉल बन रही है, ठीक है। तो ये इसकी प्यारी अंग्रेजी क्या है कि स्टेशनरी फेज अकर्स जब न्यूट्रिएंट डिप्लीशन causes growth to slow until the number of new cells produces balances the number of cells that die, ठीक है। तो मतलब एक स्टेडी स्टेट हो गई है कि खाना भी कम हो गया और उनका बनना भी कम हो गया। अच्छा, इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स अ प्लाज्मिड फर्टिलिटी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताओ। अच्छा, ये है ना प्लाज्मिड, तो इस सेल ने इस दूसरे सेल को प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है, और ये किस प्रोसेस से हो रहा है, ये हो रहा है, हमने बात की थी प्लाज्मिड्स का ट्रांसफर होएगा कॉन्जुगेशन से, जिसमें ये चीज़ सेक्स पिलस बन रहा होता है। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया देने वाला और बड़ा रहम दिल बन रहा होता है ना, तो उसको आप बोलते हो F+, यानी फर्टिलिटी पॉजिटिव, फर्टिलिटी प्लाज्मिड रखने वाला, ठीक है। तो F पॉजिटिव है, और F पॉजिटिव हमेशा जिसको डोनेट कर रहा होगा ना, तो उसी को देगा जिस बेचारे के पास नहीं है, आप उसको बोलोगे F नेगेटिव रिसिपिएंट, ठीक है। तो अगेन इसको अब करते हैं, अब हमारा क्लियर हो जाएगा कि अब प्लाज्मिड फर्टिलिटी यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड यानी ये वाली पावर रखने वाला, पॉजिटिव होने वाला, इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कौन सा प्रोसेस, तो इट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस प्रोसेस, और ये क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये वाली ऑडक्शन की हमने क्या बात की थी, बैक्टीरियोफेज का जिक्र होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की हमने क्या बात की थी कि कोई बैक्टीरिया एक मर जाएगा तो दूसरा कहेगा ओ यार इसके पास तो बड़े टॉक्सिन्स की जीन्स हैं, तो क्या कमाल इसने रेजिस्टेंस की जीनें रखी हैं, तो मैं ले लेता हूँ, ये तो अब मर रहा है। और ट्रांसफेक्शन क्या है कि जब बात है कि डॉक्टर ने इंजेक्ट किया डीएनए शीएनए, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। फिर इन बैक्टीरियल जेनेटिक्स लाइसोजेनिक कन्वर्जन अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। तो लाइसोजेनिक कन्वर्जन हम लोगों ने क्या बात की थी कि लाइसोजेनिक कन्वर्जन की जब भी बात आएगी हम किसी फेज का जिक्र करेंगे। अच्छा, लाइसोजेनिक कन्वर्जन का हल्का सा ना एक बेबी लेवल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अच्छा, ये पूरा ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक वायरस आया, बैक्टीरिया वाला वायरस इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज, तो इसने अपना फेज डीएनए अंदर भेज दिया, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए भी फ्रेगमेंट हो गया और इसके बेबी फेज डीएनए भी बने, ठीक है। तो अब जब इस सेल के अंदर इस फेज ने बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट किया और बेबी फेजेस बने, तो कुछ फेजेस थे जिनके अंदर अपना ही ओरिजिनल वाला डीएनए थे और कुछ बेबी फेजेस थे जिनके अंदर इस होस्ट सेल का डीएनए था। खैर, दोनों गए अब एनवायरनमेंट में किसी और को तंग करने, ठीक है। तो जब इस वाले ने जो कि इस ओरिजिनल इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का डीएनए ले आया था, इसने किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो ये तो इस वाले बैक्टीरिया का डीएनए उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो इस तरह उस नए बैक्टीरिया में एक न्यू जीन अक्वायर हो जाएगी, एक न्यू डीएनए अक्वायर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियल डीएनए। लाइसोजेनिक कन्वर्जन की अब लाइसोजेनिक कन्वर्जन बेसिकली थी क्या कि जब एक फेज एक नए बैक्टीरिया को जो कि प्रीवियसली वो टॉक्सिन नहीं रखता था उसको अब उसने वो टॉक्सिन दे दिया, ठीक है। और माइक्रो वालों को प्लीज़ इसकी एग्जांपल बड़ी एक टॉप क्लास की पता हो कि जिस तरह स्कारलेट फीवर वाला होता है ना सिंड्रोम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में, तो स्कारलेट फीवर वही वाला पायोजेनिस करा सकता है जिसकी लाइसोजेनिक कन्वर्जन हो गई भी है, यानी जिसको फेज ने ला के वो वाला टॉक्सिन दे दिया है, अदरवाइज वो नहीं कराएगा, ठीक है। तो इन समरी हमने क्या कवर किया कि लाइसोजेनिक कन्वर्जन वाला सिलसिला कब हो रहा है, जब फेज आ रहा है। तो फेज किस में आता था, ट्रांसडक्शन वाले प्रोसेस में, ठीक है। ओके, फिर द बीटा लैक्टम ड्रग्स दैट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट देन पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, लेकिन उनका बड़ा ज़बरदस्त स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी है। तो अब रिवाइज करते हैं, वो हमें कह रहा है कि कौन है जो जो बीटा लैक्टम ड्रग है लेकिन पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब इसमें ज़रा कवर करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बीटा लैक्टम्स दवाइयाँ पढ़ी थी। हम लोगों ने 4 दवाइयाँ पढ़ी थी, कौन कौन सी, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स और क्या रह गया, कार्बापेनम्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कौन सी वो वाली बीटा लैक्टम है जो इन दोनों से, पेनिसिलिन से और सेफेलोस्पोरिन से स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ है और बड़ा वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रो वाले बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं कि
यार कार्बापेनम बचाओ, कार्बापेनम रेजिस्टेंट हो गया, ओ हो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो बेसिकली कार्बापेनम हमें बहुत पसंद है क्योंकि कार्बापेनम बड़ी ज़बरदस्त दवाई थी और वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन रखता था, ठीक है। जैसे मेरोपेनम है तो उसका पॉजिटिव भी कवर है, नेगेटिव भी कवर है, एनारोबिक भी कवर है। तो हमें कार्बापेनम माइक्रो वालों को बड़ी पसंद है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी रेजिस्टेंस पे हम बहुत ज़्यादा रोनर होते हैं। और मोनोबैक्टम बेचारे देखें, मोनो से याद रखें कि उसका ना बस एक ही ग्रुप का एक्शन है, एक मोनो मतलब वन, तो ये बेचारा सिर्फ नेगेटिव्स पे ऐड करता है। मोनोबैक्टम वो है जो एस्ट्रोनैम होती है, ठीक है। तो ये बेचारी तो किसी काम के नहीं, मतलब येस इन ग्राम नेगेटिव्स येस, बट पॉजिटिव का तो मुझे इसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं थी। तो ये तो वाइड स्पेक्ट्रम वाली नहीं है, वाइड स्पेक्ट्रम वाला था कौन सा था, इन चार में से कार्बापेनम हुआ फिर, ठीक है। तो अगेन बीटा लैटम ड्रग जो कि पेनिसिलिन तो और सेफेलोस्पोरिन से स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ है, बट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी है। तो कौन हो गया, कार्बापेनम हो गया। फिर कितना चला गया, द ड्रग्स दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगेन पहले हम ऐसे करते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं फिर ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि बैक्टीरिया का राइबोसोम किस किस का बना होता है, एक बना होता है 50s सब यूनिट का और एक बना होता है 30s सब यूनिट का। और मतलब टोटल कितना का होता है, टोटल होता है 70s का, ठीक है। ये ऐड करके नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग बातें। अच्छा, तो 30 का हम लोगों ने बात की थी कि निमोनिक भी छोटा होगा, यानी बस मैं ऐट याद रख लूँगी तो मुझे छोटी सब यूनिट का सब कुछ याद हो जाएगा। और 50s का हमने क्या याद रखा था कि मैं याद रखूँगी सेल्स, ठीक है। तो सेल्स से हमने क्या बनाया था, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, यानी जितने भी मैक्रोलाइड्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एल्सेलिंकोसामाइड्स यानी क्लिंडामाइसिन, एल्सेलिनेजोलेट और एसएस स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। और 30s में हमने ऐड से क्या क्या याद रखा था, एक अमाइनोग्लाइकोसाइड और एक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो 30 के बस यही दोनों थे। और इसमें कल हम लोगों ने क्या एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया था कि इन दोनों में एक बात हम पक्की याद रख लेते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड में एम की साउंड प्रोमिनेंट करनी है। तो ये दवाइयाँ स्पेसिफिकली 30 पे तो कर रही हैं, 30 पे किसका मसला ज़्यादा करा रही हैं, मैसेंजर आरएनए को पढ़ने का, ठीक है। तो एम वाली साउंड हमने अमाइनो एसिड में थोड़ी प्रोमिनेंट कर दी और मैसेंजर आरएनए हमने उससे याद रख लिया। और टी से हम लोगों ने याद रखा था कि ट्रांसफर आरएनए को आने नहीं देती, इसलिए ये 30s पे आके ट्रांसफर आरएनए को चिपकने ही नहीं दे रही, तो बेचारा कैसे आके नए नए अमाइनो एसिड लाएगा कि ये बनाओ प्रोटीन पकड़ो, ठीक है। तो और हाँ, एक और हमने क्या कॉन्सेप्ट ऐड किया था दोनों में फ़र्क, ये तो मैसेंजर आरएनए का हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए का हो गया। एक और हमने कहा था कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो सिडल होगा, और टेट्रासाइक्लिन में क्योंकि इतने ज़्यादा टी आ रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक होगा और टी से ही ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट हमने कल सोलिडिफाई कर लिया था। तो क्या क्या कहता है कि 30s वाला कौन है, तो हमने ऐड को अब ढूंढना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड हो गया और टेट्रासाइक्लिन तो ऑप्शन में है ही नहीं, बोथ होते तो ज़बरदस्त हो जाता, ठीक है। ओके, फिर ये एक और बहुत पॉपुलर सिंड्रोम कि एक कल हमने कवर किया था रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन किससे होता था, वैंकोमाइसिन से, हिस्टामिन फ्लश जो थी। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है, किसके साथ बड़ा पॉपुलर है, ये है क्लोरामफेनिकोल के साथ। अच्छा, होता सिलसिला क्या है कि जो क्लोरामफेनिकोल है ना, इसको जिस्म से निकलने के लिए चाहिए होती है, मतलब लिवर ने इसको ग्लूकोनाइडेशन इसकी करनी होती है, फिर ये यूरिन में आसानी से निकल जाती है। अब मसला ये होता है कि जो बेबी लिवर, न्यू बॉर्न बेबी का लिवर होता है, तो वो तो इतना मेच्योर नहीं ना होता, स्पेशली जो प्री मेच्योर बेचारे बेबी इन्फेंट्स होते हैं, तो वो उनका लिवर इसको ग्लूकोनाइडेशन इसकी नहीं कर सकता। तो जब इसकी ग्लूकोनाइडेशन ही नहीं होगी तो ये तो निकलेगी ही नहीं, तो ये तो पीछे पीछे जमा होती जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको इस तरह के सिम्टम्स होंगे, जैसे एक तो पेल स्किन वगैरह होना शुरू हो जाएगी, लेथार्जिक सी आइज, सांस लेने में दिक्कत, इवन कुछ बच्चे सेप्सिस में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला इनका टिपिकल आपको बातें याद हो, तो इसकी अच्छी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ रेयर साइड इफेक्ट इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। क्यों, क्योंकि उन लोगों के लिवर इस इतनी हैवी दवाई के लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको ग्लूकोनाइडेशन उसकी नहीं कर सकती इस एंजाइम से, तो वो फिर नहीं निकलती, तो आपके पीछे पीछे सारी ड्रग जमा होती रहती है, रीनली एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इसको क्योंकि ग्रे सी स्किन की टेंज हो जाती है, तो इसको आप ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हो। और वैंकोमाइसिन में हमने क्या पढ़ा था, रेड मैन सिंड्रोम, ठीक है। ओके, द ड्रग हुज प्रोलॉन्ग्ड यूज इज मोस्ट नोटोरियसली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अच्छा, फिर से बता रही हूँ, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का टॉपिक बड़ा ही कोई ज़्यादा पसंद है CPSP वालों को, तो इसकी दवाइयाँ प्लीज़ पक्की याद रखें। मतलब सबसे पहले तो जब सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का जिक्र आए ना, तो टॉप के आपके माइंड में आनी चाहिए क्लिंडामाइसिन, फिर आपकी आंख बाकी ऑप्शंस को ढूंढे। अच्छा, जो टॉप 2 है ना जो आपको याद करा सकता है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में, एक तो क्लिंडामाइसिन और एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन।
और इसमें वो ट्रिक ये करेगा कि जब वो कहेगा कि फॉलोइंग में से बताएं कि कौन सी दवाई सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कराती है, तो इस तरह के दे देगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो उसमें से बाकी नहीं करा रही, ठीक है। थर्ड वाली तरह सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह ये ज़्यादा नोटोरियस है इस मसले के लिए, ठीक है। और सल्फोनामाइड्स भी कराती हैं टू अ डिग्री, लेकिन टॉप में क्लिंडा, फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, फिर टेट्रासाइक्लिन्स और फिर सल्फोनामाइड्स। इनका नंबर काफ़ी लो है, मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए, ठीक है। ये बाकी वाली ज़्यादा है। फिर है जी टॉप में प्लीज क्लिंडामाइसिन याद रखें, नॉन माइक्रो वाले तो क्लिंडा से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस पक्की याद रख लें। और यही हिस्ट्री होगी कि जी वो एंटीबायोटिक लेता था, हॉस्पिटल में एडमिटेड था, अब उसको डायरिया हो गया, डायरिया का तो आराम ही नहीं आ रहा, तो आप ये सस्पेक्ट करेंगे कि एंटीबायोटिक्स ने उसका नॉर्मल सारा फ्लोरा मार दिया, तो गंदा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल सारा उग गया और डिफिसाइल ने उग के गंदी सी सूडोमेम्ब्रेन बना दिया, एक्सुडेट कर दिया सारा, ठीक है। अच्छा, रिगार्डिंग ड्रग रेजिस्टेंस म्यूटेशंस इन डीएनए गायरेज विल अफेक्ट कौन सी वाली दवाई। अगेन इसमें भी हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। कौन से वाला हम लोगों ने बात की थी कि ये बैक्टीरिया का पूरा होता है, ठीक है, ये पूरा बैक्टीरिया है। इसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि सेल वॉल वाले कौन से थे, आउटर सेल वॉल वाले, हमने कहा था ऑल बीटा लैक्टम्स, ठीक है। अब फिर से ज़रा मेंटली रिवाइज करें कि बीटा लैक्टम्स कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनम्स, ठीक है, सारी बीटा लैक्टम्स। प्लस वो कौन सी है कि जो सेल वॉल पे एक्ट तो करती है लेकिन बीटा लैक्टम नहीं है, तो वो एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है वैंकोमाइसिन के नाम से। देखें वैन इतनी बड़ी है ना, उसने पूरी दीवार ही तोड़ दी बैक्टीरिया की, तो इस तरह याद रख लें। फिर हम लोगों ने राइबोसोम की बात याद की थी, राइबोसोम पे हमने एट सेल्स वाला याद किया था जो कि अभी प्रीवियस में रिकैप किया। फिर हम लोगों ने क्या बात की थी कि बैक्टीरिया के अंदर होता है जी डीएनए, तो डीएनए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वीन वाली चीज़ है, तो क्वीन पे क्विनोलोन्स एक्ट करेंगे, फ्लोरोक्विनोलोन्स। और इसी तरह अगर हम आरएनए की बात कर लें तो आरएनए पे आर से आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है। तो ये हमने दवाइयाँ की थी। तो डीएनए गायरेज कब अफेक्ट हो रहा है, डीएनए वाला, तो क्विनोलोन्स, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये वाली सारी दवाइयाँ। अच्छा, रिगार्डिंग बैक्टीरियल वैक्सीन सीरोटाइप रिप्लेसमेंट किसके साथ मसला है। अच्छा, सीरोटाइप रिप्लेसमेंट पहले तो कॉन्सेप्ट हो कि होती क्या है। अब देखें जो स्टेपनोमो है उसकी 2 पॉपुलर वैक्सीन्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एक PCV13 जो कि 13 सीरोटाइपों को कवर करती है और एक PPSV23, ये दो हैं कि मतलब ये 13 सीरोटाइपों को कवर करती है, ये 23 को। अब इसकी तो है कोई बहुत ज़्यादा सीरोटाइप है, तो अब मसला ये होता है कि आप जो इनकी वैक्सीन दे देते हो ना, तो ये वाली सीरोटाइपें कम हो जाती हैं। उल्टा जो नॉन कवर्ड बाय दिस वैक्सीन वाली टाइपें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर जाती हैं और वो फिर उल्टा मसले कॉज कराना शुरू कर देती हैं। तो दिस इज कॉल्ड सीरोटाइप रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि जो बेचारी नई वैक्सीन से कवर हो रही थी वो कहती है ओ नाउ इज़ माई टाइम टू शाइन, तो वो फिर तबाहियाँ मचाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के साथ बहुत एक स्पेशल गंदी बात है, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए आपको जो वो बूस्टर इसकी वैक्सीनेशन होती है वो रिकमेंडेड होती है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनकी स्प्लेनेक्टमी हो चुकी है। फिर आगे चलते हैं, ये भी एक बहुत पॉपुलर वाला एमसीक्यू है कि गोनोकोकल ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम यानी नेसीरिया गनोरी की वजह से जो बच्चों का वो कंजक्टिवाइटिस और पस आंख से निकलना शुरू हो जाती है वो वाला चक्कर, तो ये किससे प्रिवेंट हो रहा है। तो पहले ये वाला देख लें कि इसी तरह की मतलब टिपिकल आंख से डिस्चार्ज निकलती हुई एक अपेयरेंस हिस्ट्री आपको वो बताएगा। एक ये नेसीरिया गनोरी का और एक ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस का, ये बहुत एक पॉपुलर फीचर है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि क्या आप देते तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते थे। तो आप अगर दे देते, किधर गई दवाई का नाम, किधर लिखा है, हाँ ये वाला, अगर आप एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट दे देते या आप सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स डाल देते, तो दोनों ऑप्शंस कभी भी मौजूद नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। तो आपने याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट या एरिथ्रोमाइसिन। अब देखें एरिथ्रोमाइसिन इसने ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, बट प्लीज़ पता होना चाहिए क्योंकि मेन चीज़ वो एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो शॉर्टली आफ्टर बर्थ आप ये आंखों में डाल दो तो ये प्रिवेंट हो जाता है। और ये यही कि जब मामा की बर्थ के नाल से वो निकल रहा होता है तो तब वो अक्वायर कर लेता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, तो आंखों का उसका कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो क्या क्या दवाई दी, एरिथ्रोमाइसिन और सिल्वर नाइट्रेट ऑइंटमेंट, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। स्पिल्स, हमने कहा था ज़मीन पर जब भी कुछ गिरने की बात हो तो ज़मीन किससे साफ़ करनी है। देखिए ज़मीन लो होती है ना, लो लेवल पे होती है, तो हाइपो होती है ज़मीन, तो ज़मीन हाइपोक्लोराइड से साफ़ करनी है। चाहे अब आपको ट्रिक करके की कोशिश करे वो कि हेपेटाइटिस बी का स्पिल किससे साफ़ करोगे, हेपेटाइटिस सी का किससे साफ़ करोगे, तो नहीं, बेशक अच्छा ही भी आप मुझे दे दो ना, मैं हाइपोक्लोराइड से साफ़ करूँगी, ठीक है। तो मतलब ये आपका बस सीधा एक सॉलिड MCQ हो गया। फिर डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क कैन बी कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्या। तो मिल्क का हम लोगों ने कहा था कि वैसे तो हम सबको पता है कि पास्चराइजेशन, बट अगर वो इतना इजी करके नहीं देता, अगर वो ट्रिक करता है तो हमें पता हो कि होल्डर्स मेथड ऑफ पास्चराइजेशन कौन सा वाला है, वो जो हम टिपिकल पढ़ते हैं कि 62 डिग्रीज फॉर 30 मिनट। और फ्लैश पास्चराइजेशन क्या होती है कि इसी में 10 बढ़ा दें 72 और उसको बहुत ज़्यादा कम कर दें फॉर जस्ट 15 सेकेंड, जस्ट अ फ्लैश।
तो ये फ्लैश पास्चराइजेशन होगी, ठीक है। तो ये भी एक प्लीज़ पक्का याद रखना, जस्ट इन केस हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है। अच्छा, फिर वही सैप्रोफिटिकस की एक वो के जी वो क्या कॉज करा रहा था। सैप्रोफिटिकस बेचारा नंबर 2 कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन वेमेन था, तो और टॉप मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन सेक्सुअली एक्टिव वेमेन। तो बस यूटीआई के साथ ही बेचारे का एसोसिएशन है। और हम लोगों ने इसकी क्या बात की थी कि इसकी ड्रग कौन सी होगी, इसको जो एपिडर्माइटिस से फ़र्क करेगी। इसका पूरा ज़रा फ्लो चार्ट से रिवाइज करते हैं। हमारे पास आ गए जी ग्राम पॉजिटिव कोकाई आ गए, कैटलेज पॉजिटिव थे। तो कैटलेज पॉजिटिव में हमने अगला टेस्ट क्या करना है, हम क्या करेंगे, कौन से वाला ऑरियस को अलग करने के लिए कोएगुलेज, ठीक है। तो जो ऑरियस है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस की बात हो रही है, तो वो पॉजिटिव होगा। और जो बेचारे ये दोनों है सैप्रोफिटिकस, एक बेचारा ये यूरिन वाला और एक दूसरा वो एपिडर्माइटिस जो स्किन पे फ्लोरा है, स्टाफिलोकोकस एपिडर्माइटिस। तो इसको तो मैंने कोएगुलेज की बेसिस पे अलग कर लिया, इसका तो काम हो गया ना, डन कर लिया मैंने। अब इन सैप्रोफिटिकस का और एपिडर्माइटिस का मैं कैसे अलग अलग करूं, कौन सी ऐसी डिस्क है, तो इसके लिए डिस्क है नोवोबायोसिन, ठीक है। तो नोवोबायोसिन से रेजिस्टेंट कौन होगा, सैप्रोफिटिकस, और नोवोबायोसिन से सेंसिटिव कौन होगा, एपिडर्माइटिस, ठीक है। तो देखिए सैप्रोफिटिकस में आर बड़ी जल्दी आ गया ना, तो नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट सैप्रोफिटिकस है, ठीक है। इस तरह याद रख लें, ये वाली बात हो गई। फिर अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैन अकर ड्यू टू अ लेट कॉम्प्लिकेशन, मतलब कहता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसकी एक पॉपुलर कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, ये ना एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लेकिन वो हो सकता है इतना आसान करके नहीं दे। वो आपको इस तरह दे सकता है, एक बच्चा था, उसका ना गला खराब हुआ, आपको मिले बीटा हेमोलिटिक यानी कंप्लीट हेमोलिसिस शो करने वाले स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि कैटलेज नेगेटिव थे। तो बताएं कि ये कौन है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। टिपिकली इसकी ये हिस्ट्री होगी कि इधर उसको पायोजेनिस की वजह से इम्पेटिगो यानी स्किन इन्फेक्शन हुई थी। इम्पेटिगो वो वाली स्किन इन्फेक्शन होती है जिसमें नाक के पास वो हनी क्रस्टेड सी लीजन्स नहीं बन जाती बच्चों को, तो वो वाली। तो उस तरह की हिस्ट्री देगा कि स्किन इन्फेक्शन कोई हुई थी, या वो आपको देगा कि कोई उसका गला खराब हुआ था पायोजेनिस की वजह से, तो उसके बाद उसको यूरिन में आरबीसीज आना शुरू हो गए। तो आरबीसीज आना शुरू हो गए तो आप कहेंगे ये उसको अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। और अगर वो कहते हैं कि उसको मरमर शर्मर हो गया, तो फिर आप कहेंगे कि उसको रूमेटिक फीवर हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की 2 ही इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है जिनको आप पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रूमेटिक फीवर, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हो। तो ये दोनों उसकी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। अगेन गला खराब होगा, गले खराब होने के बाद अगर मरमर वो कह रहा है तो वो रूमेटिक फीवर ड्यू टू पायोजेनिस है। अगर वो कह रहा है गले खराब होने के बाद उसको यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया, स्मोकी कलर्ड यूरिन, कोका कोला कलर्ड यूरिन, तो वो अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत पॉपुलर है। और हम लोगों ने इसके क्या एक एमसीक्यू की बात की थी, हम लोगों ने कहा था कि जब इम्यूनो वाले हमसे पूछेंगे ट्रिक करके कि अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो हमने कहा था कि अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में 3 लेटर्स हैं, तो दिस इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। और अगर वो हमें ट्रिक करके के जी जो रूमेटिक फीवर है वो कौन सा टाइप है, तो वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए 2 लेटर्स है ना, तो ये टाइप 2 है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस इज अ न्यू इमर्जिंग थ्रेट सीन इन स्ट्रेन्स ऑफ कॉर्न। अच्छा, बड़ा आजकल ये मतलब रोला मचा हुआ है माइक्रो में कि हाँ वो एंटेरोकोकस आ गया, हाँ वो तो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है, वो वीआरई हो गया, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करो प्लीज़, सारे मरीजों को वरना वार्ड में लग जाएगा, ये इसका मतलब माइक्रो वाले रोते रहते हैं, ठीक है। तो वीआरई जिसको लिए हम टिपिकल वर्ड यूज़ करते हैं, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, ठीक है। तो यही आजकल रोला हुआ है कि एंटेरोकोकस के अलावा के खिलाफ कुछ ही दवाइयाँ हमारे पास रह गई थी, एक वैंकोमाइसिन थी, लेनाजोलेट थी, तो और तो पेनिसिलिन एम्पिसिलिन सेंसिटिव आना रुक गए थे, तो अब वैंकोमाइसिन भी रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। तो हम इसको टिपिकल वीआरई का जो नाम एक यूज़ करते होते हैं लैब में, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, ठीक है। अच्छा, फिर अगला है आईजीए प्रोटीएज इज एन इम्पॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर सीन इन द मसला ऑफ कोन, ठीक है। अच्छा, ज़रा हम रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने आईजीए प्रोटीएज की किस किस में बात की थी। हम लोगों ने एक शुरू से नमूने याद करते आ रहे हैं पेन का, जो कि है स्ट्रेप्टोनोमो, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी और निजीरिया, ठीक है। तो हम क्या इसके बारे में बात करते हैं, यही 3 वो हैं जिनकी पॉलीसैकेराइड कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, यही 3 वो हैं जिनकी आपने स्प्लेनेक्टमी हुए बंदे बेचारे को वैक्सीन लगानी है ताकि उसको इनकी इन्फेक्शन ना हो जाए, और यही 3 वो हैं जिनके पास आईजीए प्रोटीएज है, ठीक है। तो आईजीए प्रोटीएज किसका, तो हमने यही 3 अब ऑप्शंस में ढूंढने, तो हमारे पास क्या हो गया, निजीरिया मेनिंजाइटिस हो गया। फिर टेनिस रैकेट अपीयरेंस सीन ऑन ग्रामस्टीन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन, तो ये हमने कल भी कवर किया था। ये किसी ने सवाल भी ये पूछा था कि वो कौन है,
कुरैनी डिप्थीरिया के अलावा कि जो इस तरह का नज़र आ सकता है। अच्छा, जो टेनिस रैकेट की टिपिकल वर्ड है ना, अब देखें उसने आपको टेटनस भी दिया हुआ है, उसने आपको कुरैनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया भी दिया हुआ है। तो असूलन तो अच्छी बात ये थी कि उसको ना देता, मतलब ये उसकी नेकी हो जाती, बट अगर वो टिपिकल टेनिस रैकेट कर रहा है तो गो फॉर टेटनाई बेटर देन डिप्थीरिया। क्योंकि असल में जब आपको मतलब अब ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि वो गलत कह रहा है ऐसे, लेकिन बस ये याद रखना है। और टेटनाई में उसको आइडियली अगर ये गुड क्वालिटी एमसीक्यू होता तो थोड़ी एक एनारोब की भी हिंट वो दे देता, क्योंकि अभी हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे डिप्थीरिया की भी टेनिस रैकेट अपीयरेंस आ रही होती है, लेकिन उसको वो नहीं कहना। डिप्थीरिया जब वो आपको डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा ना, तो आपको ऐसी कोई जिक्र कर देगा कि मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स का, या वो जिक्र करेगा, या वो आपको बता देगा कि एल्बर्ट स्टेन पे मुझे वो ग्रैन्यूल्स नजर आए, या वलूटिन ग्रैन्यूल्स जिस हमने कल बात की थी उनकी वो जिक्र करेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ना वो आपको मतलब उस साइड पे लेके जाना की कोशिश करेगा, सूडोमेम्ब्रेन तो गले में बनने की हिस्ट्री देगा। तो इन सच अ पैथेटिक एमसीक्यू बेटर टू गो फॉर टेटनाई एज कम्पेयर टू डिप्थीरिया। ठीक है, अच्छा फिर है जी कि एंडोल नेगेटिव टेस्ट इज हेल्पफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ कौन। अच्छा, एक तो हमने पक्की बात कर ली थी ना कि ई कोलाई का एंडोल पॉजिटिव होना, तो हमने कभी भी बात नहीं भूलनी। फिर एक कल हम लोगों ने एक लाइन बोली थी कि ये जो वो है क्या हमने किया था, प्रोटियस प्रोविडेंशिया मॉर्गनेला, ये जो पीपीएम हमारा ग्रुप है, प्रोटियस प्रोविडेंशिया और मॉर्गनेला, हमने कहा था कि ये तीनों इनमें बड़े मजे की मैचिंग क्वालिटीज हैं कि तीनों ट्रिप्टोफैन डीएमिनेज टेस्ट भी पॉजिटिव है, टीडीए भी पॉजिटिव है, यानी पीडीए भी पॉजिटिव है, फिनाइलैलेनिन डीएमिनेज जो टेस्ट है, तीनों का यूरिएज भी पॉजिटिव है इस फैमिली मेंबर्स का, पीपीएम ग्रुप का, और इंडोल भी पॉजिटिव है। बट इंडोल में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इंडोल की एक्सेप्शन कौन है? जो हर वक्त मेरा मेरा करता रहता है। ठीक है, मेरा मेरा जो करता रहता है, तो यानी जो प्रोटियस मिराबिलिस है उस वो इधर तक तो साथ साथ चलता है, लेकिन जब इंडोल की बात होती है ना तो वो कहता है नहीं, ये अब मेरी मर्जी। तो बाकी बेचारे सारे इंडोल पॉजिटिव हैं, ये जो प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोविडेंशिया मॉर्गनेला, ये सब इंडोल पॉजिटिव आते हैं। जो प्रोटियस मिराबिलिस है ना, वो तंग करता है, वो कहता है नहीं मेरा तो इंडोल नेगेटिव है। तो यही कि इंडोल नेगेटिव टेस्ट इज हेल्पफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ कौन, तो ये हो गया प्रोटियस मिराबिलिस। मिराबिलिस इस पूरी पीपीएम फैमिली में वो है जिसका इंडोल नेगेटिव है। सो मच सो की किताब कहती है कि प्रोटियस मिराबिलिस इज इंडोल नेगेटिव, मेरा मेरा करने वाला, वेयरएज द अदर 3 स्पीशीज, ये जो प्रोटियस वल्गैरिस है, प्रोविडेंशिया है, मॉर्गनेला है, दे आर इंडोल पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा फिर एक और ये बड़ा एक पसंद होने वाला एमसीक्यू, इन केस ऑफ टाइफॉइड कैरियर स्टेट, मतलब टाइफॉइड के कैरियर में ये किधर छुप के रह जाता है ऑर्गेनिज्म, जो टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी है, तो ये रह जाता है गॉल ब्लैडर में। और दिस इज द रीजन कि वो जब कैरियर्स होते हैं ना, मतलब आपने किसी को देखना होता है कि कोई कुछ कैरियर तो नहीं है टाइफॉइड का, तो आप क्या कराते हो कि आप उसका स्टूल कल्चर करा लेते हो, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर में है तो बाइल के थ्रू स्टूल में आ रहा होगा ना, तो फॉर कैरियर्स यू डू स्टूल कल्चर्स। ठीक है, और हम लोगों ने कल निमोनिक की बात की थी, हम लोगों ने क्या कहा था, सैल्मोनेला के डायग्नोसिस के लिए हमने क्या रखना है, बासु। ठीक है, बासु हमने कहा था। तो इससे क्या होता था कि वीक 1 पे ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा, वीक 2 पे एंटीजन एंटीबॉडी यानी विडाल टेस्ट वगैरह जैसे सीरोलॉजिकल रिएक्शंस पॉजिटिव आना शुरू होंगे, 3rd वीक पे स्टूल कल्चर पॉजिटिव आना शुरू होगा, और 4th वीक पे यूरिन में ये आना शुरू होगा। ठीक है, तो स्टूल काफ़ी एंड पे जाके है ना, तो इसी से बेशक ये याद रख लें कि स्टूल कल्चर से ये याद रख लें कि जब कैरियर स्टेट बनता है तो वो गॉल ब्लैडर में छुप के बैठ जाता है, और इसीलिए कैरियर्स के लिए आपने स्टूल कल्चर कराना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो गया, हाँ अच्छा माइक्रो वालों के लिए स्पेशली प्लीज़ ये याद हो, एटलीस्ट प्री आईएमएम ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो विब्रियो कॉलरी है उसकी बायोटाइप्स और सीरोटाइप्स कौन सी होती हैं। ये क्या हो गया, बायोटाइप्स और सीरोटाइप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो वालों को, नॉन माइक्रो वालों को बस एक ये रट्टे लगा लें बेशक, लेकिन माइक्रो वालों को ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा बस ये नॉन माइक्रो वालों को तो इतनी बात खत्म करते हैं कि एल्टोर कोई विब्रियो कॉलरी है, एल्टोर इसकी सीरोटाइप है। ठीक है, तो इसकी बायोटाइप है, सॉरी। ठीक है, तो बस इधर ही बात खत्म हो गई। अब माइक्रो वालों के लिए आते हैं। अच्छा माइक्रो वाले प्लीज़ याद रखें कि विब्रियो कॉलरी को ना 2 में डिवाइड करते हैं, मतलब ये मैं बताती हूँ किस तरह के। इसमें एक सीरोटिपिकली आप डिवाइड करते हो, सीरोटाइप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सीरोलॉजिकल वाले टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी वाले टेस्ट, और बायोटाइप यानी ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट आप किस में डिवाइड करते हो। तो देखें बी से बायोटाइप ना, तो बी फॉर मतलब बोथ, तो जो 2 नंबर है वो इनका है, यानी एक क्लासिकल और एक एल्टोर।
ठीक है, तो ये जो अभी ये वाला पूछा जो सवाल कि एल्टोर किसकी बायोटाइप है, तो बायोटाइप मतलब 2 टाइप्स ना, तो विब्रियो क्वालरी की बायोटाइप्स यानी ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस 2 में होती है, एक क्लासिकल एक एल्टोर। अच्छा, ये जो है इसने साथ लिखा हुआ है कि ये विब्रियो क्वालरी O1 की है, मतलब उसने O139 ये और भी नंबर्स लिखे हुए हैं, इसने ये तो सिर्फ आगे बातें O1 की हुई हैं, तो इसका क्या चक्कर है? इसका बेसिकली ये होता है कि आप विब्रियो क्वालरी को कुछ सीरो ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, तो जो O1 एंटीजन पॉजिटिव होते हैं, सोमैटिक O1, उसमें फिर फर्दर सारी ये टाइपें आती हैं कि मतलब जो आगे सीरोटाइप्स हम पढ़ेंगे वो भी इस O1 की हैं, ये जो बायोटाइप्स हैं ये भी O1 की हैं। जो O139 है उसकी इतनी डिविजन्स का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, मतलब वो देखें वो एक अकेला रह गया था ना O1, तो उसने कहा यार नहीं मतलब आई नीड फ्रेंड्स, तो सारे जो आगे इतने ज़्यादा दोस्तों के नाम है ये सारे O1 में ही हैं। O139 के पास तो O139 इतने ज़्यादा दोस्त है ना, तो वो बस बाय इटसेल्फ खुश था। अच्छा, एक और माइक्रो वालों को पता, ये पूछते होते हैं कि ये जो O1 है और O139 ना, दीज आर द सीरो ग्रुप्स जो कि कॉलरा का मसला करा रहे हैं, और जो जितने भी विब्रियो क्वालरी की सीरोटाइपें नहीं कॉलरा कराती, मतलब इवन तो उसका नाम कॉलरा है बट वो कॉलरा की बीमारी नहीं कराती, जस्ट जनरल सा नॉन स्पेसिफिक सा डायरिया करा देती हैं, तो उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप नॉन O1 या नॉन O139 में फॉल करा के बाय बाय करा देते हो, ठीक है। तो विब्रियो क्वालरी की हमने सीरो ग्रुप्स में बात की, सीरो ग्रुप्स में O1, O139, नॉन O1 और नॉन O139 की बात की। सीरो ग्रुप 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सीरोटाइप्स, ओगावा, इनाबा और एक और है हिकोजिमा, और इस यही O1 इज डिवाइडेड इनटू 2 बायोटाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल टेस्ट, तो उसमें क्लासिकल और एल्टोर, ठीक है। ये ज़्यादा प्यारी वाली है, इसमें वो जिक्र भी है जो मैं कह रही थी कि वो एक O1 है एक O139 है। O1 वाली में बायोटाइप बी फॉर बोथ, तो बायोटाइपें 2 होंगी, क्लासिकल और एल्टोर, और सीरोटाइपें 3 होंगी यानी ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा। माइक्रो वालों को भी प्लीज़, माइक्रो वालों को एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए कि ओगावा में A B है, इनाबा में A और C और हिकोजिमा में A B C। माइक्रो वालों को प्लीज़ पता हो, सीरोलॉजी ऑफ विब्रियो क्वालरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन माइक्रो वाले बस इधर तक कर लें और बस इसको मोटा सा देख लें, इधर से आगे बेशक भी और नहीं जाए, लेकिन नॉन माइक्रो वालों को ये पता होना चाहिए कि O1 और O139 वो हैं जो कॉलरा कराती हैं। तो बायोटाइप कितनी है, तो बायोटाइप बोथ, ये 2 सीरोटाइप कितनी है, सीरोटाइप 3 है, ठीक है, ये ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा, और ये सब कुछ O1 की हैं, ठीक है। अच्छा, ये माइक्रो वालों के लिए मैंने एक टेबल अटैच कर दिया है सीरोलॉजी का, ठीक है, कि अगेन ओगावा वो है जो AB रखने वाला है, इनाबा वो है जो AC रखता है, और हिकोजिमा में तीनों है, ठीक है। ये O है बेसिकली, सोमैटिक एंटीजन की टाइप है। अच्छा, फिर आगे वो बात करता है कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज़ अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट डन टू डायग्नोस कौन। अच्छा, एक हम लोगों ने कल बात की थी, हम लोगों ने कहा था कि यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, जिसका हमने मॉनिक याद किया था पंच किस KSS बारबी, ठीक है, पंच किस बारबी हम लोगों ने याद किया था। तो P से क्या था, पूरा PPM ग्रुप यानी प्रोटियस प्रोविडेंशियम ऑर्गेनेला, U से था यूरिया प्लाज्मा, N से नोकार्डिया, क्रिप्टोकोकस, H पाइलोराई। अब ये H पाइलोराई याद रखना है कि इसकी यूरिएज पॉजिटिव होने की बात हो रही है। K से क्लेब्सेला, S से स्टैफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस, S से स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइटिस और B से ब्रुसेला, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि ये जो हेलिकोबैक्टर है H पाइलोराई, दिस इज यूरिएज पॉजिटिव। तो आप क्या करते हो कि आप ना इसकी डिटेक्शन के लिए लोगों को खिला देते हो रेडियो लेबल्ड यूरिया। तो अगर पेट के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई मौजूद है तो वो इस यूरिया को क्लीव करके यूरिएज से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बना देता है। तो ये जो रेडियो लेबल्ड वाला पोर्शन था ये तो CO2 वाले पोर्शन से इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो 13-14 वाला है, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि ये एक्सहेल हो जाता है, तो ब्रेथ में आप इस टूटे हुए CO2 को, इस टूटे हुए रेडियो लेबल्ड CO2 को आप डिटेक्ट कर लेते हो, तो आपको कंफर्म हो जाता है हाँ कि दिस मीन्स कि H पाइलोराई की इन्फेक्शन इसको स्टमक में सिलसिला चल रहा है। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये जो मैं शुरू में कह रही थी कि मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, अच्छा हमने फिर से रिवाइज कर लें, प्रीवियसली हम लोगों ने किस MCQ की बात की थी कि टेनिस रैकेट वाली, हम लोगों ने कहा था क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, बट इवन ये भी देखें, ये भी तो टेनिस रैकेट ही है, ये जो बने हुए हैं सारे, ठीक है, कि मतलब एक एंड थोड़ा पतला है और दूसरा एंड इस तरह एक्सपैंडेड है ना, तो ये भी ऐसे ही है। तो यस वो MCQ ठीक नहीं था, बट अगर दोनों हो गए तो गो फॉर टेटनाई बेटर देन डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया का देखें वो किस तरह का देगा कि मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स या सूडोमेम्ब्रेन की बनी हुई हिस्ट्री दे सकता है, या वो आपको कहेगा कि एल्बर्ट स्टेन जब आप लोगों ने परफॉर्म किया तो आपको क्या नजर आ रहा था कि ग्रीन सी बॉडी है बैक्टीरिया की और एंड पे उसकी जो टूंडी वाला एंड है उस पर एक थोड़ा रेड सा गोलू निकला हुआ है।
ठीक है, तो और रेड कलर का है वो, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो आपने कहना है क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ऑन ग्राम स्टेन इट विल अपीयर एज टेनिस रैकेटी रॉड्स, लेकिन टेनिस रैकेट की जब वो एमसीक्यू बोलेगा तो टेटनाई बेटर देन डिप्थीरिया। और हाँ ठीक है, तो ग्राम स्टेन पे ऐसा, और एल्बर्ट स्टेन पे आपको इसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का बींडा नजर आएगा, ये जो रेड कलर का है। ठीक है, और ये है क्या मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स? ये बेसिकली पोलीरेबिटोल फॉस्फेट, और ये वो एरिया जहाँ पे ये अपना एटीपी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। और क्या वो पूछ सकता है डिप्थीरिया का? नहीं, आई थिंक इसके बियॉन्ड वो नहीं कहेगा। अच्छा हाँ जी, फिर है फ्लोरेसीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, कल हम लोगों ने ना सूडोमोनास के कुछ पिगमेंट्स की बात की थी। हम लोगों ने कहा था कि सूडोमोनास बहुत ज़्यादा रंग दिखाता है, तो उसमें एक हमने कहा था ब्लू कलर, जो तो सायान जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, और देखो पायोवर्डन में वाई आ रहा है ना, तो वाई से याद रखना येलो, बस ये ब्लू था ना, तो बस उससे ऑपोजिट वाला वर्डन लंबे अल्फाज वाला येलो है। ब्लू में भी कम लेटर्स हैं, सायनिन में भी कम लेटर्स हैं, पायोवर्डन में ज़्यादा लेटर्स हैं, तो येलो में ज़्यादा लेटर्स हैं, ऐसे कर लें। तो येलोइश ग्रीन वाला इज पायोवर्डन, ब्लू वाला इज पायोसायनिन सायनिन, और रेड वाला इज पायोरूबिन। और ये तो खैर ग्रीन प्लस काला है, लेकिन वो बड़ा प्योर काला आता है जो असली वाला होता है। तो पायोमेलेनिन इज काले वाला। ठीक है, देखिए हल्का सा काला टेंज आ रहा है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने फिर क्या एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फर्दर, मतलब रंगों की तो चलो ठीक है बात। हम लोगों ने कहा था कि जो पायोसायनिन है इसकी इंडिविजुअली ये बात भी पता हो कि दिस पिगमेंट इज एक्सक्लूसिव टू सूडोमोनास एरिजिनोसा। मतलब अगर ये आ रहा है ना तो ये एरिजिनोसा ही है, ये सूडोमोनास की कोई और स्पीशी नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर फर्दर ये भी पता हो कि पायोसायनिन एक इटसेल्फ विरनेस फैक्टर भी है, जो कि आपके सारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ना वो सीलियों को डैमेज करता है। तो वो जब सीलिया डैमेज हो जाएंगे तो गंद सारा पंप आउट ही नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये वाला पता हो। हाँ, फिर एक और ये जो पायोवर्डन था ना येलोइश ग्रीन वाला, इसकी मजे की ये बात पता हो कि दिस इज ऑल्सो कोल्ड फ्लोरेसीन। तो फ्लोरेसीन मतलब वो फ्लोरेस करेगा अंडर यूवी लाइट, तो वो आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, जो सूडोमोनास पायोवर्डिन पिगमेंट रखता है वो आपको फ्लोरेसेंट नजर आता है। पायोवर्डिन का दूसरा नाम इज फ्लोरेसीन। ठीक है, तो वो कहते हैं फ्लोरेसीन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो यस, सूडोमोनास एरिजिनोसा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यूवी लाइट में इस तरह का प्यारा सा ग्लो देगा। पायोवर्डिन का दूसरा नाम है फ्लोरेसीन। ये पायोवर्डिन का दूसरा नाम है फ्लोरेसीन। अच्छा, फिर सीरोटाइप ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन मेनिंजाइटिस। तो हम जब भी इसकी वैक्सीन की बात करते थे हम एक वर्ड बोलते थे इस तरह का कि हिब, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी, सीरोटाइप बी। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास हमारे एरिया में है ही सबसे ज़्यादा यही वाली, तो इसीलिए वैक्सीन भी हमारे पास वही है, क्योंकि मेनिंजाइटिस में भी फ्रीक्वेंटली यही वाली टाइप इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हिब इसे याद रख लें कि हमेशा इसकी बी की तरफ वो आपको लेके जाना चाह रहा होगा। फिर 100 डे कफ, हमने किसके एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी? हम लोगों ने कहा था बॉर्डेटेला पर्टूसिस में आपको इस तरह की कफ देगा जिसमें वुपिंग कफ की हिस्ट्री थी। और एक और हम लोगों ने बॉर्डेटेला पर्टूसिस का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या याद किया था ब्लड सीपी के लिहाज से, कि बजाय कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपको बोले कि न्यूट्रोफिलिया है, वो आपको बोलेगा लिम्फोसाइटोसिस है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत पसंद का पॉइंट है। 100 डे कफ, वुपिंग कफ और बॉर्डेटेला पर्टूसिस। ठीक है, ओके। अच्छा, जो पर्टूसिस का टॉक्सिन है ना उसके बारे में ये भी जस्ट इन केस बात याद हो, देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जब भी पानी ज़्यादा आएगा ना, पानी मतलब एडीमा शेडीमा होगा और डायरिया होगा, तो कौन सा टॉक्सिन होगा? हम लोगों ने किसकी बात की थी? क्या ज़्यादा हो रहा होगा कि साइक्लिक एएमपी का कोई जिक्र होएगा। ठीक है, तो एडीपी राइबोसाइलेशन और साइक्लिक एएमपी के ज़्यादा कराने वाला मोड ऑफ एक्शन बॉर्डेटेला पर्टूसिस, इसीलिए एडीमा हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और आपको वो वुपिंग साउंड आएगी वो खांसी के दौरान। ठीक है, तो बॉर्डेटेला पर्टूसिस का मोड ऑफ एक्शन हमने साथ ही कर लिया। जब फिर रैपिड डिटेक्शन ऑफ लीजियोनेला नोमोफिला एंटीजन किधर करते हैं? अच्छा, नॉन माइक्रो वालों को बस पता हो कि लीजियोनेला नोमोफिला का, बंदे को तो लगता है कि नोमोफिला तो ये तो स्पूटम में ही आता होगा, लेकिन नहीं, इसका एंटीजन आप देखते हो यूरिन में। ठीक है, तो ये वाली गलती नहीं करनी स्पूटम वाली, तो आप देखते हो यूरिन में। जो माइक्रो वाले हैं वो प्लीज़ ये भी याद रखें कि ये बहुत पसंद से पूछा जाता है कि यूरिन में भी कौन सा एंटीजन देखा जाता है, सारी सीरोटाइपों का या बस किसी एक सीरोटाइप का? तो नहीं, लीजियोनेला नोमोफिला एंटीजन फॉर सीरोटाइप 1 ओनली। तो इवन सो मच हो कि जो पार्ट 2 के पेपर्स हैं उसमें उसने बाकायदा ना सिर्फ सिनेरियो दिए हैं कि लीजियोनेला नोमोफिला का फुल सिनेरियो होता है बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एगर। ये तो खैर नॉन माइक्रो वालों को भी पता होना चाहिए कि इसके लिए ये एगर होता है बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट एगर। तो इस पर ग्रोथ आई हुई है, तो बताएं कि फिर यूरिनरी एंटीजन क्यों नहीं पॉजिटिव आ रहा? ग्रोथ भी आ गई है, उस तरह की फेंटली स्टेनिंग ग्राम नेगेटिव रॉडें भी हैं, तो बताएं। तो उसमें आप ये कहते हो कि बिकॉज यूरिनरी जो टेस्ट होता है दैट ओनली डिटेक्ट्स लीजियोनेला नोमोफिला सीरोटाइप 1, इट डज नॉट डिटेक्ट द अदर टाइप्स। ठीक है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना। तो वही अगेन एंड अगेन ये बात होगी, हर किट में ये बात होगी कि लीजियोनेला नोमोफिला सीरोग्रुप 1 ही यूज मतलब इस टेस्ट में होता है। और इस तरह की आईसीटी की किट होती है, कंट्रोल होता है, सैंपल पॉजिटिव आ जाए तो डबल लाइनें आ जाती हैं।
अच्छा जी, फिर एक और द एनिमल रिजर्वॉयर फॉर ब्रुसेला मेलिटेनेंसिस इज, तो अच्छा मैंने इसका बस ये याद रखा, देखें एक तो सुइस है, तो सुइस के नाम से पता चल रहा है कि ये पिग की बात होगी। एक है जी ब्रुसेला अबॉर्टिस, तो अबॉर्टिस का नाम ही इसलिए पड़ा था कि सारे फार्मर रोते फिरते थे कि यार ये कोई जरासीम ने हमारी काऊ को इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से काऊ के अबॉर्शन हो जाता है और हमारा तो बड़ा लॉस हो रहा है। तो क्योंकि कैटल में, काऊ में इसका उनसे नाम पड़ा था, तो इसलिए अबॉर्टिस उसका नाम हो गया था। तो रह गई सारी आपकी गोट्स। तो गोट्स देखें, बकरी मैं करती है ना, तो मैं से याद रखने के मेलिटेनेंसिस। तो एनिमल रिजर्वॉयर ऑफ मेलिटेनेंसिस इज गोट्स। ठीक है, और अगर वो कहे कि ब्रुसेला की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे ऑस्टियोमाइलिटिस। ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यूरिएज पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होंगे और बड़े उसको लंबे बुखार की हिस्ट्री होगी। ठीक है, और फार्मर टाइप इस तरह का, कोई फार्मर का बेटा, मतलब एनिमल रिलेटेड। और अनपेस्चराइज्ड मिल्क प्लीज ब्रुसेला की इन्फेक्शन में नहीं भूलना। ठीक है, अनपेस्चराइज्ड मिल्क बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट बात होगी। अच्छा जी, फिर बबोज पे चलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या बात की थी मैंने एक आप लोगों को अपनी गलती बताई थी जो मैं एग्जाम में करके आई थी, कि वो एमसीक्यू था कि बताएं कि यर्सीनिया पेस्टिस किससे होता है, किससे ट्रांसफर होता है। तो मैंने कर दिया था, मतलब वो पूछा रैट से, टिक से, फ्ली से, किससे। मैंने कहा यार ये भी कोई सवाल है, मतलब मैंने तो बस रैट तक याद किया हुआ था, मैंने आगे के अल्फाज तो पढ़े कोई नहीं थे। तो ये प्लीज़ पता हो कि रैट की भी, रैट फ्ली जब हमें काटती है इंसान को, मतलब पहले वो चूहे को काटती है, फिर वो हमें काटती है, वो जो फ्ली होती है, तो हमारे अंदर वो जरासीम आ जाता है जो चूहे के अंदर था। अच्छा, तो इसमें हमें बेसिकली होता क्या है, ये देख, इसके ना बस हल्का सा एक इमेज देख लें ताकि माइंड में बैठ जाए। चूहा होता है, चूहे के अंदर वो जरासीम होता है। ठीक है, तो जो टिक है वो चूहे को काटती है, तो इसके अंदर फिर जरासीम आ जाता है। फिर टिक हमें काटती है, तो फिर हमारे अंदर जरासीम आ जाता है। अच्छा, अब जो है ना ये यर्सीनिया, ये प्लेग की बीमारी कॉज कराता था, जो ब्लैक डेथ के नाम से बड़ा पॉपुलर था। तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक बबोनिक प्लेग और एक निमोनिक प्लेग। तो निमोनिक तो नाम से ही शो हो रहा है कि लंग्स से इसका ट्रांसमिशन होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेटों से। और बबोनिक प्लेग वो है कि जब वो सिस्टेमिकली चला गया हुआ है, लिम्फ नोड्स में जाके बैठ रहा है। तो क्योंकि वो लिम्फ नोड में जाके बैठ रहा है और आपके रेटिकुलम एंडोथेलियल सिस्टम में जाके पसंद करके बैठ रहा है, तो उधर से लिम्फ नोड्स भी बड़े हो जाएंगे। तो इन एनलार्ज लिम्फ नोड्स को आप बबोज कहते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो बबोनिक यही, इसके माइनर लिम्फ नोड्स बड़े हुए में हैं, इसके एक्सिलरी बड़े हुए में हैं। ठीक है, तो यही इसकी मेन बात होगी। अच्छा, फिर वो कहता है कि गॉन फोकस इज द प्राइमरी लीजन इन है। तो अच्छा, ये बहुत एक टिपिकल वाला एमसीक्यू है। तो बेसिकली होता ही है कि जब आपको प्राइमरी टीबी होती है ना, तो प्राइमरी टीबी में आपको एक जनरल सी, मतलब बेबी सी लोकलाइज सी इन्फेक्शन होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो कोर एलिमेंट है उसका, कि आपका एक ग्रैनुलोमा बन जाता है, जिस ग्रैनुलोमा की अंदर आपको कैशस नेक्रोसिस नजर आ रहा होता है। ठीक है, और ग्रैनुलोमा में क्या चीज़ें होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं, बीच का एरिया कैशस नेक्रोसिस का होता है, इधर उधर एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक है, तो ये जो सारा दिस पूरा ग्रैनुलोमा एंड इट्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स का गुच्छा ना, दैट इज कॉल्ड अ गॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गॉन फोकस। और अगर इसी के साथ लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फिर आप इसको गॉन कॉम्प्लेक्स बोल दोगे। ये ज़्यादा बेहतर तस्वीर है। ये सिंपल ग्रैनुलोमा वाला एरिया विद कैशस नेक्रोसिस, दैट इज कॉल्ड गॉन फोकस, प्राइमरी टीबी की लीजन। और अगर साथ हाइलर लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर टुगेदर विद देम इट इज कॉल्ड गॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई। ओके, ठीक है, फिर आगे चलाता है वो नोकार्डिया एस्ट्रॉइडीज किसके पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो अभी तक तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि नोकार्डिया की ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रॉड्स होंगी। ब्रांचिंग रॉड्स में हमने बस 2 लोग ही बोले थे, एक नोकार्डिया और एक एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस हमने कहा था कि वो एनारोब है, नोकार्डिया हम लोगों ने कहा था एरोब है। और नोकार्डिया का हम कौन सी दवाई करते थे, हम क्या निमोनिक याद रखते थे, हम याद रखते थे स्नैप, यानी सल्फोनामाइड्स फॉर नोकार्डिया, और एक्टिनोमाइसिस के लिए पेनिसिलिन, स्नैप। ठीक है, अच्छा, एक ये बहुत इसका पॉपुलर एमसीक्यू है। तो मतलब बेसिकली मैं पुराना एमसीक्यू जो याद कराना चाहती थी वो ये था कि नोकार्डिया के लिए आप ट्राइमेथोप्रीम सल्फामेथॉक्साजोल यानी कोट्रामोक्साजोल की दवाई दोगे। सल्फा वाला वर्ड उसके लिए चूज करना है। ठीक है, प्रीवियस एमसीक्यू वो था। एक और बस बात इसकी बहुत प्लीज पक्की याद रख लें कि जिस तरह हम लोगों ने पक्की बात एक्टिनोमाइसिस में याद रखनी है ना, सल्फर ग्रेन्यूल्स वाली और पंच की हिस्ट्री वाली, तो दूसरा नोकार्डिया में एक पक्की बात याद रखनी है सेरिब्रल एब्सेस की, ब्रेन एब्सेस की। सो मच हो के जो भी पेशेंट ब्रेन एब्सेस के साथ आता है और नहीं पता चल रहा होता ना कि क्या कॉज है, तो वो उसका जब ड्यूरिंग सर्जरी पस एस्पिरेट करके निकालते हैं, तो हमेशा हमेशा माइक्रो डिपार्टमेंट में इस रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं कि प्लीज़ कीप फॉर प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन। क्योंकि नोकार्डिया कोई 7 दिन में आके तो प्यारा सा उगता है,
ठीक है, और स्पेशल इसको CO2 इंक्यूबेटर आप दो तो ये प्यारा सा करके उगता है, अगर बहुत कम लोड है तो। ठीक है, तो ये प्लीज़ इसकी बहुत टिपिकल बात याद रखनी है, ब्रेन एब्सेस में ऑलवेज सस्पेक्ट नोकार्डिया, नोकार्डिया के लिए प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन की रिक्वेस्ट स्पेशल होगी। फिर फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज आर सीन इन केस ऑफ कॉर्न। अच्छा, मैंने तो ये कभी भी नहीं देखी, ना मेरे पास ये वाला एगर है, तो स्पेशल इसका फर्स्ट एड में लिखा हुआ है कि इसके लिए एक एगर इस्तेमाल होता है जिसको आप ईटन एगर बोलते हो, EATON, और इस तरह की फ्राई अंडे की शेप की आपको कॉलोनीज नजर आती हैं इस पर माइकोप्लाज्मा नमूनी की। ठीक है, तो फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज किसकी हैं? माइकोप्लाज्मा नमूनी की। और आपको किस एगर पे नजर आ रहा है? ईटन एगर पे, EATON। ठीक है, अच्छा ये काइंड ऑफ एक रट्टू टाइप है, मैंने तो ये कभी खुद ऑनेस्टली नहीं देखा हुआ, मैंने बस बुक से रट्टा मारा हुआ ना, हमारे पास ये एगर है। अच्छा आगे ना सिफिलिस के MCQ भी बड़े लोगों को पसंद होते हैं। अच्छा तो वो कहते हैं कि ये जो कॉन्डिलोमेटालेट है ये किसकी इन्फेक्शन में सीन है? तो पहले हम ऐसे करते हैं, इसका ना ज़रा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये मतलब पेरीएनली और अराउंड द जेनिटल एरियाज इस तरह की जो लीजन्स बन जाती हैं ना, थोड़े मतलब फ्लैट से मैक्यूली टाइप लीजन है, तो इनको आप कॉन्डिलोमेटालेटा कहते हो। ये फीचर होते हैं सेकेंडरी सिफिलिस का। सिफिलिस की स्टेजें होती हैं 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी के दरमियान में एक फेज आता है लेटेंट का। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सिफिलिस होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाले का फीचर इज कॉन्डिलोमेटालेटा। अच्छा अब सेकेंडरी मतलब दो चीज़ें ना, तो सेकेंडरी वैसे तो मतलब सेकेंडरी टू समथिंग और मतलब दूसरी स्टेज, लेकिन आप उससे याद रख लें सेकेंड से कि इसमें दो मसले होंगे। एक तो कॉन्डिलोमेटालेटा, और जो हाथ पे ये मैकुलोपेपुलर रैश बन रहा है ना, हाथ और पाँव के मतलब पाम्स और सोल्स पे इस तरह का रैश बनता है, वो भी सेकेंडरी सिफिलिस की ही बातें हैं। ठीक है, ये भी सेकेंडरी सिफिलिस में होता है। कॉन्डिलोमेटालेटा ये जेनिटल एरिया के इर्द गिर्द है, और हाथों और पाँव वाला जस्ट पेपुलोस्क्वेमस लीजन, तो ये दोनों फीचर सेकेंडरी सिफिलिस के होते हैं। ठीक है, इसका एक और ज़रा तस्वीर देख लें ताकि इसके सारे MCQ इकट्ठे कवर हो जाए। अच्छा हमने एक बात की कि सिफिलिस की 3 स्टेजें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक लेटेंट फेज होता है। ठीक है, तो प्राइमरी का हॉलमार्क होता है शैंकर, किधर लिखा ये शैंकर जो, और ये क्या होगा? पेनलेस अल्सर बना होता है जेनिटल एरियाज पे, और बाय इटसेल्फ यूजुअली खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, 2 से 8 हफ्ते में। सेकेंडरी सिफिलिस में यही जो 2 बातें हमने कवर की कि एक कॉन्डिलोमेटालेटा जो आपके जेनिटेलिया पे बने होंगे, और हाथों और पाँवों पे पाम्स और सोल्स पे आपको इसकी मैकुलोपेपुलर लीजन नजर आएगी। ठीक है, और ये किधर गया? किधर है इसका कॉन्डिलोमेटालेटा? ये वॉर्ट लाइक लीजन्स आपको नजर आएंगी जेनिटो इंग्वाइनल एरियाज पे। फिर चलते हैं लेट टर्शरी वाला आखिरी जो फेज होता है। अच्छा अगर ना कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट शुरू हो गए तो प्लीज़ 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 वो रिमेंबर के अब मतलब ये कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म, इस तरह की बातें, तो वो आपने टर्शरी सिफिलिस ज़रूर सोच लेना माइक्रो वालों में। और न्यूरोसिफिलिस जिसमें वो कहेगा कि जी गेट इम्पेयरमेंट हो गई, चीज़ें भूलना शुरू हो गई, डिमेंशिया हो गया, गिर रहा था, B12 डेफिशिएंसी टाइप सिम्टम वो आपको सारे बताएगा, तो उसमें न्यूरोसिफिलिस को माइंड में ज़रूर याद रखें। और जो लीजन्स हम बोल रहे थे, तो प्राइमरी की क्या हो गई? शैंकर हो गई। सेकेंडरी के ये मैकुलोपेपुलर रैश ऑन द पाम्स एंड सोल्स हो गया, कॉन्डिलोमेटालेटा हो गए। और टर्शरी में आपके पास बनते हैं गुमास, जो कि बेसिकली ग्रैनुलोमेटस टाइप लीजनें होती हैं, ऑलमोस्ट कहीं पे भी बन सकती हैं, मतलब स्किन से लेके आपके अंदर ऑर्गन्स पे जैसे लिवर वगैरह, इवन उन पे भी बन सकती हैं, ग्रैनुलोमेटस लीजन्स होती हैं। ठीक है, प्राइमरी का शैंकर, सेकेंडरी का मैकुलोपेपुलर रैश और कॉन्डिलोमेटालेटा, और टर्शरी का गुमास। ठीक है, ये बहुत इसका पसंद की बात है। अच्छा फिर एक और बहुत टिपिकल रिपीटिंग थीम वाला MCQ कि बुरीलिया बटरफ्लाई इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ कॉर्न। तो हमने क्या कहा था कि ये एक हाइकिंग का बंदे की हिस्ट्री होगी, उसके बाद वो हिस्ट्री देगा कि जी हाइकिंग के बाद उसको बड़ा बुखार, माइल्जिया, फीवर, आर्थराइटिस शील्जिया हो गया, और मैकुलर एक्सपेंडिंग टारगेट लाइक लीजन वाला रैश बन गया। तो जी बताइए कौन है? तो टिक बाइट, उसको माउंटेन पर किसी टिक शिक ने काट लिया हाइकिंग के दौरान में। ठीक है, तो टिक बाइट बुरीलिया बटरफ्लाई का डिजीज, लाइम डिजीज की बेसिकली आपको ये बात बताना चाह रहा है, LYME। फिर ये कि इंक्लूजन बॉडीज किस में आपको नजर आती हैं जो आप GM सस्टेन करते हो, कौन सा है ये ऑर्गेनिज्म? तो बड़ी टॉप की ये चीज़ है कि क्लमिडिया ट्रैकोमैटिस में आपको साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडियाँ नजर आती हैं। ठीक है, अच्छा ये ना स्पेशली इसकी खैर ये एक तो पहले ये देख लें ताकि इसका तो काम खत्म हो। जो ये छोटू एरो है ना, ये आपका न्यूक्लियस है सेल का, और ये जो बड़ू मोटू है ये आपकी इंक्लूजन बॉडी है। ठीक है, अच्छा तो अब जो हम प्रीवियस एक MCQ बड़ा पॉपुलर बात करते थे कि जब आपको बताएगा कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज में आपको न्यूट्रोफिल्स तो बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पस सेल्स हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं नजर आ रहा, तो ये कौन है? तो उसमें भी हम सिलेक्ट करते थे कि इट इज क्लमिडिया ट्रैकोमैटिस।
अगर वो उसमें कहता था यूरेथ्रल डिस्चार्ज में एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है आपको, ग्राम नेगेटिव कोकाई इनसाइड द पसल्स नजर आ रहे हैं, तो फिर आप नेसिरिया गनोरी कहते हैं। तो इसीलिए अब ये मसला इसीलिए पड़ा क्योंकि क्लमिडिया की आपको ग्राउंड स्टेन पर नजर ही कोई नहीं आता, आपने पकड़ना ही इसको इसकी इंक्लूजन बॉडीज ऑन जेम्सा स्टेन स्मीयर्स देखना पड़ता है आपको, ठीक है। ये तो खैर जेम्सा स्टेन नहीं है, लेकिन पता हो कि जेम्सा स्टेनिंग पे आपको इंक्लूजन बॉडियाँ नजर आती हैं, या वैसे सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी पे भी नजर आ जाती हैं, ठीक है। ओके, फिर है जी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज कॉज्ड बाय, तो अच्छा मैंने इसका ये याद रखा हुआ है कि आर से रॉकी माउंटेन वाली बीमारी है तो आर से रिकेट्सिया रिकेट्सी है, मैंने तो ऑनेस्टली बस ऐसे याद रखा हुआ, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा जो माइक्रो वालों को प्लीज़ ये टेबल थोड़ा सा अच्छा आता हो। अच्छा एक ये देखें, ये तो नॉन माइक्रो वालों को भी प्लीज़ पता हो कि यर्सीनिया पेस्टिस की हमने क्या बात की है। यर्सीनिया की जब प्रीवियसली हमने बुबोनिक प्लेग की बात की थी कि इसका इंसेक्ट था रैट फ्ली, रैट टिक नहीं करना, रैट लाइस नहीं करना, रैट फ्ली पर टिक करना, ठीक है। और ये सारे माउस चाउस से होता था, ये रैट शैट जो हमने तस्वीर में भी देखे थे, और डिजीज़ क्या और था प्लेग। फिर हमने क्या बात की थी कि लाइव वैक्सीन एक हमने याद की थी BCG की, एक ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव है, और एक और हम क्या कहते थे कि रैबिट भागता है, तो रैबिट से हमने याद रखा था फ्रांसिसेला टूलरेंसिस की बीमारी जो कि रेजर्वायर रैबिट से होती है, और रैबिट्स की भी टिक से टी से टूलरीमिया वाली बीमारी, टी से टिक हो गया। अच्छा अब ना जो बुरीलियाज हैं वो भी दो हैं, एक जो बर्डर फ्राई या बर्डर फ्राई का हमने बार बार बोला कि माउंटेन पे गया तो उसको टिक ने काट लिया और लाइम डिजीज हुआ। जो रिकरेंटिस है ना, देखें जो जुएं हो जाती हैं वो बच्चों को बार बार हो जाती हैं ना, तो रिकरेंट होती हैं जुएं, तो इधर से याद रखें नाइस, ऐसे याद रखें बेशक, और आर से ही रिलैप्सिंग फीवर की बीमारी है फिर, ठीक है। फिर जो रिकेट्सी जो मेन MCQ था उसने दिया हुआ था आर फॉर रिकेट्सिया रिकेट्सी, आर हिरोमैटिक फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, और थोड़ी से और रिकेट्सियाज ये माइक्रो वालों को आते हैं, ये प्रोवाजेकी जो है ये लाइस वाला है। एक रिकेट्सी का टिक हो गया ना तो बस अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा है, लाइस बन गया, फ्ली तो बेचारे सिर्फ इसका था, ठीक है। और ये जो दूसरे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अर्लिकी और एनाप्लाज्मा, ये भी टिकों से ही होता है, ठीक है। टिक्स बस टाइप ऑफ टिक बस इसकी डिफरेंट है, इसकी एक्सोटीज है, इसकी डर्माकेंटर वाली भी है, ठीक है। ये वाले बस इधर से नीचे माइक्रो वालों को आते हो, ये वाले जो 3 है, और लेकिन इधर से ऊपर प्लीज़ नॉन माइक्रो वालों को भी आने दें, बड़ा सेफ हो जाएगा। अच्छा फिर वो कहता है ये कोड फैक्टर किसका विलेंस फैक्टर है, तो पहले तो हमें पता हो कि कोड फैक्टर होता क्या है। अच्छा आप लोगों को याद है जब हम TB का पढ़ते थे लिविंसन में, तो एक बात आती थी ट्री हेलोस डाइमाइकोलेट, तो ये जो TB की सेल वॉल नहीं होती है उसी बेचारे का कंपोनेंट और लिपिड है, और ये बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को इस तरह की सर्पेंटाइन स्नेक लाइक कोडों में अरेंज करवाता है। तो इस तरह के कोडों और गुच्छों में बनने से इस TB का क्या फ़ायदा होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड कर जाता है, मतलब न्यूट्रोफिल बेचारा क्या ही कर लेगा इस पूरे टावर वाले गुच्छे के साथ, ठीक है। तो कोड फैक्टर इस तरह की कोड्स में बनाना फैसिलिटेट कराता है, कोड्स आर बेसिकली गुच्छे ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा जी, तो कोड फैक्टर माइक्रोबैक्टीरियम TB का था। फिर जो हमने कहा था कि हम माइक्रो वालों के कुछ ही कैंसर्स हैं, तो उसमें से हमने एफ्लाटॉक्सिन B1 किसके साथ एसोसिएशन पढ़ी थी, एस्परजिलस फ्लेवस के साथ, और कौन सा कैंसर होता था, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फिर एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय कौन, तो एथलीट्स फुट कोई जो पाँव में रिंग वर्म वाली इन्फेक्शन नहीं हो जाती, तो देखें स्किन की इन्फेक्शन है तो इसको आप डर्मेटोफाइट बोलते हो, जो फंगसें ये स्किन की इन्फेक्शन कराते हैं आप उसको डर्मेटोफाइट्स बोलते हो। तो कहते हैं ये कौन सा टीनिया होता था, मतलब इस बीमारी को आप क्या बोलते थे जो एथलीट फुट वाली थी, तो एथलीट फुट वाली को आप बोलते हो पाँव से पीछे पिडिस कर लें। दूसरे टीनियाज का भी पता हो जस्ट इन केस वो थोड़ा ट्रिक करके देता है, तो देखें बॉडी वाला इज कॉर्पोरिस, इसी तरह क्रॉच वाला जिसको वो जॉक इच बोलेगा क्रॉच वाले एरिया की, उसको क्रूरस कहेंगे, ठीक है। सर वाला कैप, सर पे कैप पहनते हैं तो टीनिया कैपिटिस, बियर्ड से टीनिया बारबी, बियर्ड वाले एरिया में मैनम, ठीक है। देखें इस तरह के हाथ बंदों के होते हैं ना, मैन के होते हैं हार्ड वर्क करने से, इस तरह ये मिट्टी शट्टी वाला, तो मैन से इस तरह याद रखें कि हाथ इसके इस तरह बने हुए हैं ना, तो इस तरह कर लें, ओके। और उंगलियों से याद रखें कि टीनिया अंगुम या नेल्स का होता है, ठीक है। तो ये वाले टीनियाज मेन आपके सारे कवर हो गए, तो पाँव वाला इज पीडिस बेसिकली, बात ये थी। अच्छा फिर मिलेसिजिया फरफर, ये हम प्रीवियसली भी कवर कर चुके हैं, इसको बस गुजार देते हैं कि ये टीनिया वर्सिकलर की बीमारी कराता है, ठीक है। और माइक्रो वालों को भी प्लीज़, माइक्रो वालों को ये प्लीज़ पता हो कि जो पैरेंटल न्यूट्रिशन वाली लाइनें होंगी उनका जब आपने कल्चर करना है तो यू विल ऑलवेज सस्पेक्ट मिलेसिजिया फरफर, तो आप ब्लड एगर की प्लेट पे ऑलिव ऑयल का ड्रॉप डाल दोगे और फिर वो कैथेटर वो टिप रोल करोगे फिर आप, ठीक है। तो माइक्रो वालों को प्लीज़ ये वाला पॉइंट पता हो। अच्छा फिर ये है कि ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोरिडिया किसकी फाइंडिंग्स हैं। अच्छा तो ट्यूबर पहले तो पता हो कि मैक्रोकोनिडिया क्या चीज़ ना, तो अच्छा देखें ये लैक्टोफिनोल वाली स्टेन होती है, इस तरह जिनमें वो स्टेन से आपको फंगस ब्लू नज़र आती है ना, उसको लैक्टोफिनोल बोलते हैं, ऐसे याद रख लें, ठीक है। नॉन माइक्रो वाले तो बस इतना नहीं कर लें। अच्छा तो इसमें आपको मतलब क्या बेसिकली फीचर्स नज़र आ रहे हैं कि इस तरह का एक मतलब ये फूल है,
ठीक है, ये फूल की स्टेम है और ये उसकी रूट है। तो मतलब जनरल आप इस तरह से, वैसे ऐसा होता नहीं है, माइक्रो वालों को पता होगा ऐसा नहीं है, लेकिन नॉन माइक्रो वाले ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद रखें। तो रूटें, और उन रूटों पे ना इस तरह के छोटे से बर्ड टाइप निकले हैं, तो वो है जी माइक्रोकोनिडिया। और जो उस मेन फूल के ऊपर चीज़ें आई हैं, जैसे फूल की जो पेटल्स हैं, वो इनको वो मैक्रोकोनिडिया बोल रहा है। ठीक है, जो कि आप इस तरह के देख सकते हैं, ये ट्यूबरकल्स की तरह निकले हुए हैं अराउंड द फ्लावर। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि इस तरह के जो ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया हैं, ट्यूबरकल टाइप निकले हुए हैं, ये किसके होते हैं? तो ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के होते हैं। और हिस्टोप्लाज्मा आपको टिश्यूज में ग्रानुलोमा कराती भी नजर आएगी, जो डायमॉर्फिक गंदी फंगस है। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर इफ अ राउंड यीस्ट हैविंग अ डबल रिफ्रैक्टिव सेल वॉल एंड अ सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड, ये भी वैसे माइक्रो वालों के लिए ही है। माइक्रो वालों को ये एक बड़ा पता हो कि जब भी ब्रॉड बेस्ड बड की बात हो जाए ना, तो काइंड ऑफ अंधाधुंध सीधा कैच पॉइंट है ये। बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर ब्लास्टोमाइसिस, और जो ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है। और अगर वो नैरो बड की बात करता तो नैरो बड हो जाता क्रिप्टोकोकस, नैरो बेस्ड बडिंग जो होती है। ठीक है, तो ये प्लीज़ पक्का याद रखना है। तो काइंड ऑफ इसी तरह से हमें पक्का हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो देखें, डबल रिफ्रैक्टिव सेल वॉल है, डबल रिफ्रैक्टिव सेल वॉल वेट माउंट पे। और जब आप इसका लैक्टोफेनॉल करते हो तो आपको इस तरह के गोलूज नज़र आते हैं। ठीक है, तो किधर गया, हाँ, सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड। ठीक है, तो अच्छा, ब्रॉड बेस्ड की जो है ना, मतलब बेसिकली ये है कि ये वो जगह है जहाँ से इस तरह के गोलूज निकले हुए हैं ना। ठीक है, तो जो क्रिप्टोकोकस होते हैं ना, उसकी जब बडिंग होती है तो मतलब इस तरह बिल्कुल नैरो बेस्ड बड होगी, मतलब इधर से बिल्कुल एरिया ये नैरो होगा, और फिर ये अगला निकलेगा और इस तरह दो में डिवाइड करेगा, और वो फिर आपस में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। जो इसका है ना, इसका ये जब इसकी जब बडिंग होती है तो इसका बेस बहुत ब्रॉड होता है। इवन जब सरफेस अटैच हो तो ये बड़ा, मतलब एक ब्रॉड सरफेस एरिया के नीचे अटैच होता है। तो ये इसका बेसिकली मतलब है। ठीक है, अच्छा, तो बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर ब्लास्टोमाइसिस वाला रूल बस एक पक्का याद रखें, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लास्टोमाइसिस डर्माटिटिस। फिर आगे चलते हैं। जर्म ट्यूब टेस्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ जर्म ट्यूब। हम लोगों ने क्या कहा था कि एक ही बात हमने क्या याद रखनी है कि जर्म ट्यूब की जाती है किसके लिए? कैंडिडा के लिए। और अगर हमने बहुत सुपरस्टार बनना है तो हम क्या याद रखेंगे कि कैंडिडा में भी किसके लिए? कैंडिडा एल्बिकैंस की, ALBICANS, एल्बिकैंस की पॉजिटिव होगी जर्म ट्यूब। अब ये थी क्या, और जो बाकी सारे कैंडिडाज हैं उनकी नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये करते हैं हम क्या थे कि हम ये सेल ये लेते हैं ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 0.5 ml हम डाल देते हैं जी सीरम। उस सीरम के अंदर हम वो सस्पेक्टेड कॉलोनी घोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कल्चर मीडिया की प्लेट है, उस पर कॉलोनियाँ उगी हुई हैं, तो मैंने इस कॉलोनी को उठाया, कॉलोनी को मैंने इसके अंदर घोल दिया, फिर मैंने इसको कर दिया 3 घंटे इंक्यूबेट। 3 घंटे इंक्यूबेट करने के बाद जब मैं इसका स्लाइड लूँगी, मैं इसका ड्रॉप डालूंगी स्लाइड के ऊपर, मैं ऊपर कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप में देख लूँगी। तो माइक्रोस्कोप में मुझे क्या नज़र आएगा कि एक इस तरह का एलियन टाइप हेड है। ठीक है, एलियन हेड है, मतलब एक बड है जिसके अंदर से इस तरह का लॉन्ग स्ट्रक्चर टाइप निकल रहा है। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर नजर आएगा कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब यही हेड था, डायरेक्ट इसी से निकल रहा है, यहाँ पे कोई मतलब बंद जगह नहीं है। तो ये एल्बिकैंस का फीचर होगा। और जर्म ट्यूब बनना इज बेसिकली क्या कि काइंड ऑफ ऐसे कह लें कि उसका हाइफी निकलना। ठीक है, इट इज़ नॉट बडिंग, इट इज़ हाइफी फॉर्मेशन, ऐसे याद रख लें। और जो नॉन एल्बिकैंस वाले हैं, यानी एल्बिकैंस के अलावा वाले, उनके मुझे कैसे नजर आएंगे जब मैं वेट माउंट बनाऊंगी कि इस तरह होगा, और फिर उसका बाद में इस तरह जा रहा होगा, मतलब यहाँ पे एक इस तरह गैप टाइप कंस्ट्रक्शन टाइप एरिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी कि जर्म ट्यूब नेगेटिव, यानी हाइफी नहीं बन रहे, उल्टा क्या हो रहा है कि वो सिंपल बडिंग की हो रही है। और वो बड बस जब लंबी थी, इस तरह की लंबी जब हो गई वो बड जो निकली अगली, तो उसको मैं सूडो हाइफी बोल रही हूँ। ठीक है, इस वाली को। ठीक है, तो जर्म ट्यूब का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो वेरी सिंपल, नॉन माइक्रो वालों को तो इतना ही बस पता हो कि जर्म ट्यूब किसमें करते हैं, बेहतरीन, बस कैंडिडा में भी बता दें कि जी वो एल्बिकैंस जिसकी पॉजिटिव है, तो बस क्या बात हो जाएगी। ओके, फिर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। इसका प्लीज बताओ, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स बहुत पसंद है सीपीएसपी वालों को। सिनेरियो होगा HIV वाला बंदा है, HIV वाले बंदे को मेनिंजाइटिस हो गया है, इंडिया इंक पे आपको कैप्सुलेटेड प्यारी नैरो बेस्ड बड़े नजर आई हैं, तो अजीब बताएं कि वो कौन है। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। अब पता हो कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में आ भी किस तरह जाता है, तो इसके स्पोर्स बेसिकली जो पिजन की ड्रॉपिंग नहीं होती उसमें हो जाते हैं, उसमें ड्राइड पड़े होते हैं, तो इनहेल हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतनी अगेन ट्रिक करके वो देने की कोशिश कर रहा है कि कभी वो कोनिडिया कह रहा है, स्पोर कह रहा है, तो नहीं, कोनिडिया इसके नहीं होते, इसके स्पोर्स ही होते हैं। ठीक है, फिर इन्वेसिव एस्परजिलोसिस इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग क्या? तो लैब में आप लोगों ने टेस्ट सुना होगा सीरम गैलेक्टोमेनान, सीरम बीटा डी ग्लूकैन। ठीक
ठीक है, इस तरह के टेस्टों के आप लोगों ने नाम सुने होंगे सीरोलॉजी में, जो कि माइकोलॉजी की सीरोलॉजी वाले हिस्से का हिस्सा है। तो जो एस्परजिलोसिस है ना, उसके लिए गैलेक्टोमेनान टेस्ट होता है, और जो कैंडिडा है उसके लिए बीटा डी ग्लूकैन होता है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल प्यारा सा टेबल है। जनरल रूल बस एक याद रखना है, गैलेक्टोमेनान की बात आए तो एस्परजिलस, कैंडिडा की बात आए तो एक्सक्लूसिवली बीटा डी ग्लूकैन। लेकिन जो माइक्रो वाले हैं उनको ये भी पता हो कि कैन बीटा डी ग्लूकैन डिटेक्ट एस्परजिलस, तो यस इट कैन। ठीक है, बट इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर बट गैलेक्टोमेनान इज मोर स्पेसिफिक फॉर एस्परजिलस, क्योंकि बीटा डी ग्लूकैन की तो फिर इतनी स्पेसिफिसिटी ना रही, वो तो एस्परजिलस में भी आ रहा है, कैंडिडा में भी आ रहा है, नोमोसिस में भी आ रहा है। ठीक है, तो गैलेक्टोमेनान फॉर एस्परजिलस और कैंडिडा के लिए बस जिंदगी आराम करें, 1,3 बीटा डी ग्लूकैन याद कर लें बस। ठीक है, अच्छा ये जो माइक्रो वाले हैं उनको प्लीज़ ये पूरा टेबल ही आता हो। ठीक है, और ये पता हो कि ये जो गैलेक्टोमेनान है 1,3 बीटा डी ग्लूकैन है, ये म्यूकोर में नहीं आ रहा है, ये क्रिप्टोकोकस में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पीपल हु आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर जीन्स दैट इनकोड डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन आर रेजिस्टेंट टू कौन सा वाला मलेरिया। ठीक है, अच्छा अब ज़रा एक हल्का सा कॉन्सेप्ट देख लें कि जब ये वाइवैक्स है तो वाइवैक्स के मेरोजाइटोन है, जब आरबीसी के अंदर घुसना होता है ना, तो उसको ये डफी वाला रिसेप्टर चाहिए होता है, ये डफी वाला एंटीजन चाहिए होता है। तो जिस आरबीसी के ऊपर डफी है ही नहीं, यानी वो होमोजाइगस रिसेसिव है, डफी इज एब्सेंट, तो वाइवैक्स कैसे उस एरिथ्रोसाइट के अंदर घुसे, कैसे इन्फेक्शन कराए अंदर आके बैठ के। तो यही बात है कि जो होमोजाइगस रिसेसिव है डफी के लिए, तो उनको क्या नहीं होगा, उनको वाइवैक्स का मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी बात पता हो। तो यूजली ना ये जो ऐसे स्टोरी होगी कि अफ्रीकन डिसेंट वाला बंदा था, तो क्यों था तो उसको वाइवैक्स का नमूनिया क्यों नहीं हो सका, तो ऐसे करके कोई इसने डायरेक्टली आपको बात ट्रिक करके दी होगी, तो इसलिए क्योंकि उसका ये लोग डफी एब्सेंट हो सकते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी वो प्रेवलेंट है डफी का एब्सेंट होना वहाँ पे। अच्छा, फिर टेकीजॉइड्स एंड ब्रेडीजॉइड्स आर डेवलपमेंटल स्टेजेस सीन इन कौन। तो पहले हम जरा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये बीमारी जिसकी बात होने लगी है ना, ये बात होने लगी है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से हमने पक्का क्या याद रखना है, कैट याद रखनी है, कैट का लेटर याद रखना है, और प्रेग्नेंट बंदी कि इसलिए जो बार कहते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल शुड नॉट क्लीन कैट लेटर, क्योंकि कैट की फीसिस में इसके oocysts रिलीज होंगे तो वो ह्यूमन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसकी ज़रा हल्की सी स्टोरी देखते हैं हम, किधर से देखें, इधर से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जो मैं बात बेसिकली दिखाना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि oocyst खा लिया इसने, oocyst इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो इस oocyst एनिमल ने खा लिया। तो जिस तरह हम ये नहीं पढ़ते थे कि मलेरिया जब आता है तो जी स्पोरोजाइट, तो गेमिटोजाइट, तो फला, तो बेसिकली हम उसी तरह की साइकिल चलाने लगे हैं। तो oocyst खा लिया एनिमल ने, oocyst खा लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो एनिमल के अंदर रैपिडली डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग भागने वाली तबाहियाँ मचाने वाली फॉर्म ना, दैट इज कॉल्ड टेकीजॉइड। बड़ी तेज है ना, तो टी फॉर तेज, टी फॉर टेकीजॉइड, ये रैपिडली मल्टीप्लिकेटिंग डिवाइडिंग वाली फॉर्म है। अच्छा, फिर ये तो बहुत फैलती है, रैपिड इन्फेक्शन यानी पूरे जानवर में फैल जाती है। फिर उसके टिश्यू में वो जाके क्या करती है कि वो ना लेटर इन्फेक्शन के लिए ब्रेडीजॉइड्स मसलों में बना के बैठ जाती है। तो इवेंचुअली जब कोई कैट मैट इस चूहे को, इस काऊ को, इस चिकन वगैरह को खाएगी, तो कैट के अंदर ही आ जाएगा और फिर कैट में इन्फेक्शन कराएगा, और अगेन कैट की फीसी से निकल के ये पूरी साइकिल रिपीट होगी। तो ब्रेडीजॉइड वो है जो टिश्यू में बन के बैठी हुई सोई हुई फॉर्म बन गई, जिसके अंदर से सारे ये ब्रेडीजॉइड्स निकलेंगे और इन्फेक्शन कॉज कराएंगे। और टेकीजॉइड वो थी कि जब सिस्ट आया था, तो सिस्ट ने जब कहा कि यार पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के सूंगी, तो उसकी जो सारा काम करने वाली फॉर्म थी, दैट वाज द टेकीजॉइड वाली फॉर्म। तो जैसा मलेरिया में मीरोजाइट नहीं होती, तो इसमें टेकीजॉइड होती है, इस तरह कह लें। तो टेकीजॉइड और ब्रेडीजॉइड हो गए टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई में। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से हमने कैट लिटर और कैट फीसीज और प्रेग्नेंट बंदी पकी याद कर ली। ठीक है, अच्छा फिर ये एक और बहुत पॉपुलर कि लिवर एब्सेस, जिसकी पकी एंचोवी पेस्ट सॉस वाली अपीयरेंस है, ये किस में होता है। तो ये बहुत एक पेट एमसीक्यू है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, वही एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो हमारी गट में फ्लाश शेप अल्सर कराता था हमारे आइलियम सीकम में, तो उसी के लिवर एब्सेस वाली कॉम्प्लिकेशन इज द मोस्ट कॉमन वन। और लिवर एब्सेस जो उसमें होएगा, तो लिवर एब्सेस की पस का क्या कलर होगा, इस तरह एंचोवी पेस्ट की तरह का कलर होएगा। ठीक है, एंचोवी और छोटी छोटी फिश को कहते थे, तो उन फिश को निचोड़ के अब जो कीमा बनाते थे उसका कलर इस तरह का होता है, तो इसलिए उसने इसका नाम उस पर दे दिया। ठीक है, और ये बेसिकली यही क्या हो रहा है कि ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका आया है, इसने जी कर दिया है कोलन को इन्वेड। ठीक है, ये सारी इंटेस्टाइन को इन्वेड कर रहा है, हेमाटोजिनसली डिसेमिनेट हो रहा है, और फिर वो पूरी दुनिया में हर जगह जा रहा है। मेनली वो जा रहा है लिवर में, और माइक्रो वालों को प्लीज़ ये भी पता हो लिवर में भी किधर, तो राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, अच्छा फिर आज का बस लास्ट एमसीक्यू करते हैं
क्रीसेंट शेप्ड गेमेटोसाइट्स विद इन होस्ट आरबीसीज आर सीन इन इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम। कौन सा वाला? ये बहुत टिपिकल है, क्रीसेंट शेप के, बनाना शेप के, सिकल शेप के, आपने जो मर्जी आपको ट्रिक करने की कोशिश करें ना, ये है फैल्सीपैरम। इसकी एक दफ़ा शक्ल भी देख लेते हैं। यही जो बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट्स की वो बात करेगा, बनाना, क्रीसेंट, सिकल, वटएवर, तो आपने बस अंधाधुंध फैल्सीपैरम पर टिक लगा देना। ठीक है, एक और ये मुझे बड़ा प्यारा चार्ट मिला था पानीकर में कि इसमें वो यही दिखा रहा है कि किसका कौन सी फॉर्म विल अपेयर एज वट। तो ये ट्रोफोसाइट तो नहीं, हाँ गेमेटोसाइट। तो देखें ये बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट हमें किस में नज़र आ रहे हैं? फैल्सीपैरम में। ठीक है, तो ये वाली प्लीज़ 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 बहुत पक्की बात याद रखनी है। और बैंड शेप ट्रोफोसाइट हमें किस में नज़र आ रहे हैं? मलेरी में। ये भी एक बात याद रख लें साथ ही। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आज का कंक्लूड करते हैं। हमारा आवर भी, ओ वाह, आज तो टाइम भी ऊपर हो गया, वाह। ठीक है, अच्छा कोई भी अगेन क्वेश्चन है, कुछ भी मसला है पूछ ले। अगेन सॉरी, मैंने पिछले वाली 50 मुझे रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गया था, वो नहीं